नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अभी हाल ही के दिनों में करीब एक दशक से अपने देश भारत में विश्व गुरु शब्द की जैसी भद्द पिटी है, उससे हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ऐसे तमाम शासक रहे हैं, कम से कम 3 या 4 तो रहे ही हैं, जिनके समय भारत सचमुच विश्व गुरु था। और 2 के समय तो बिल्कुल मान माने मान 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 मानक रूप से भारत विश्व गुरु था। उनका 2 का ज़िक्र मैं आज मैं करूँगा। आप लोगों को उनके नाम भी पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि चर्चा चल रही है इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो विश्व गुरु का जो कंसेप्ट होता है, विश्व गुरु का कंसेप्ट ये हुआ कि आपके देश की कितनी साख है, आपके देश का कितना क्षेत्रफल है, और क्या किसी भी देश का शासक कैसा है, ये सब कुल मिला करके। और उसकी सबसे बड़ी बात है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है उस देश की। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर कोई भी देश या समाज या व्यक्ति विश्व गुरु बनता है। ऐसा कालखंड भारत में 2-3 बार रहा है। पहली बार जब रहा है, 2 बार का ज़िक्र मैं यहाँ करूँगा। पहले सबसे तो जो भारत का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट था, सम्राट अशोक, जिसको भारत में अशोक महान भी कहा जाता है, उसके समय भारत सच में विश्व गुरु था। उसका कारण 2-3 बहुत स्पष्ट था। पहला तो ये है कि उसने भारत के उतने बड़े भूभाग पर शासन किया जिसके बाद उसके बाद से कोई नहीं कर पाया, नंबर 1। और उसमें भी आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से करीब 3,500 साल पहले, जिस समय न हवाई जहाज़ था, न रेल था, न कुछ था, कुल मिला के घोड़े होते थे। 50 साल अशोक महान ने भारत पर शासन किया, जिसका क्षेत्रफल में अफ़गानिस्तान से लेकर के और उधर आपके बंगाल से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक था। ये पूरा इलाका उसका था, जिस पे वो 50 साल तक बैठा रहा। और उस 50 साल में इतिहास उस पूरे भूभाग में हुए किसी भी विद्रोह या शांति की बात नहीं बताता। और इकोनॉमी तो ज़बरदस्त थी ही, उसके अलावा अशोक का दबदबा पूरी दुनिया भर में था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का भी संदेश भेजा। और न केवल संदेश भेजा बल्कि तमाम जगहों पर उसने अपने प्रचारक भी भेजे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसी के फलस्वरूप जापान से लेकर के, श्रीलंका से लेकर के और तमाम जगहों तक बौद्ध धर्म फैला पूरा। ये अशोक महान का काम था, इसीलिए इतिहास में उसको अशोक महान कहा जाता है। इतिहास में 2 ही राजाओं को महान की संज्ञा, भारतीय इतिहास में 2 ही राजाओं को महान की संज्ञा दी गई, एक अशोक महान और दूसरा अकबर महान। लेकिन संपन्नता, क्षेत्रफल और दबदबे के लिहाज से मुगलों में शाहजहाँ के समय में भारत विश्व गुरु कह सकते हैं उसको। उसके भी कई कारण थे। पहला तो है कि भारत की जीडीपी उस समय 27% हुआ करती थी, यानी भारत की जो आर्थिक ग्रोथ थी वो 27% थी। उस समय हर साल भारत की इकोनॉमी 27% के हिसाब से बढ़ती थी। और शाहजहाँ जो था वो उसके भी शासनकाल में अफ़गानिस्तान से लेकर के पूरा बंगाल से लेकर के नीचे तक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का था, जिसमें शाहजहाँ दिल्ली में और आगरा में बैठता था। और उसके अलावा शाहजहाँ के जो अपने समय का सबसे ताकतवर और सबसे सबसे मतलब अमीर सम्राट था पूरी दुनिया भर में, जिसकी ताकत और संपन्नता के डंके बजते थे। उसकी संपन्नता के लिए मैं आपको 2 ही उदाहरण बताता हूँ। पहला तो ये था कि जिस सिंहासन पे वो बैठता था वो 11 मन सोने का बना हुआ था। 11 मन सोने, एक मन में करीब 40 किलो सोना होता है। उसके सिंहासन में 11 मन सोना लगा था। और उसके अलावा हीरा मोती माणिक जो लगा था वो तो अलग से लगा था। और उसके अलावा सम्राट जो था वो रत्नों का बहुत बड़ा पारखी था। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि सम्राट का रत्न तो दुनिया भर में निकलते थे। तो दुनिया भर के जो जौहरी थे उनके लिए शाहजहाँ का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि आप वो सारे रत्न लेकर के पहले हमारे दरबार में आए, हमारे ख़रीदने से जो रत्न बच जाएंगे उनको विश्व बाज़ार में बेचा जाएगा। और इसका बाकायदा पालन होता था। इसीलिए शाहजहाँ के पास दुनिया में रत्नों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इतनी संपन्नता का कारण क्या था भारत में। तो एक बात बता दी, ये तो मैंने 2 राजाओं का नाम लिया। भारतवर्ष जो था वो शुरू से काफ़ी अमीर था, अंग्रेज़ों के आने के पहले तक। और बीच-बीच में ऐसे कालखंड भी आए, जैसे अशोक के समय आया, शाहजहाँ के समय आया, कि ये संपन्नता बहुत बढ़ गई। उसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण तो ये था कि इस पूरे कालखंड में भारत जो था कभी भी आयात नहीं करता था, केवल निर्यात करता था। भारत का जो कुछ भी था वो आयात बहुत कम होता था, निर्यात हमेशा से होता था। बल्कि आपको बात चली तो मैं एक बताता हूँ, घटना बताता हूँ, इतिहास में दर्ज है, आप भी खोज के पढ़ सकते हो उसको। पहली सेंचुरी में जो एक रोम का एक यात्री यहाँ पर आया, प्लिनी उसका नाम था।
तो प्लिनी ने बाकायदा लिखा था कि भारतवर्ष एक ऐसा कुंड है जिसमें सैकड़ों साल से दुनिया भर में आकर के सोना चांदी गिर रहा है, जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसका मतलब ये था कि दुनिया भर से भारत व्यापार करता है और बेचता है, लगातार बेचता ही है, खरीदता बहुत न के बराबर है। और उस समय, जिस समय की ये सब बात है, मतलब शाहजहाँ के ज़माने से मुग़लों के ज़माने तक की, कि उस समय रुपया और मुद्रा वगैरह नहीं चलती थी। सीधे-सीधे आपको जितना सामान चाहिए उसके अनुपात में सोना चांदी आपको देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए अगर आपने इतना सामान लिया कि आप उसका मूल्य करीब 10 किलो सोना हुआ, तो फिर आपको 10 किलो सोना आपको हिंदुस्तान को देकर के वो सामान ले जाना पड़ेगा। वही व्यवस्था थी कि हिंदुस्तान में इस कदर जो था वो सोना चांदी रत्न माणिक मणि सब थे, हुआ करते थे। और जैसा मैंने बताया कि शाहजहाँ के समय में तो भारत जो था वो उसका एक तो सबसे बड़ी बात ग्रोथ 27% थी, और उसके अलावा जो था वो उसकी साख शाहजहाँ की, ये सब सारी चीज़ें थी। तो उस जो विश्व गुरु की जो साख है, उस साख पर भारत के कम से कम 2 बादशाह, सबसे पहला तो सम्राट अशोक और दूसरा शाहजहाँ बिल्कुल खरे उतरते थे। अकबर को भी कहा जा सकता है, लेकिन अकबर के पास उतनी बड़ी टेरिटरी नहीं थी और अकबर के पास उतनी धन-धान्य नहीं था, क्योंकि अकबर पहला राजा था जिसने मतलब पहला प्रसिद्ध राजा था जिसने मुग़लों की गद्दी सँभाली थी। इस कसौटी पर अगर देखा जाए तो भारत में वो तो अलग बात है कि इस समय विश्व गुरु शब्द की बड़ी भारत में खिल्ली उड़ रही है। भारत में ही नहीं, विदेशों में बहुत खिल्ली उड़ रही है। उसकी वजह है, आप सबको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी गौरवशाली समय हुआ है जब भारत सच में विश्व गुरु था, जिसमें से 2 का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। बाकी भी और समय था, जो गुप्तन एरा था जिसमें समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जो राजा थे। गुप्तन एरा मतलब 4वीं-5वीं शताब्दी एडी, उसमें भी भारत बहुत क्या नाम है, असर रसूख पे था। ये वही एरा था जिस एरा का बना हुआ कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ लगा हुआ है, आप में से बहुतों ने देखा होगा, जो 1500 साल पुराना लौह स्तंभ है, और एक बार ढाल के बनाया गया, और उसमें अभी भी कहीं से भी रस्ट, मतलब कहीं से भी उसमें वो नहीं लगा हुआ, जंग वगैरह नहीं लगा हुआ। एक बार में ढाल के बनाया गया, एकदम स्टील का प्योर खंभा है जो 1500 साल से खड़ा हुआ है। ये उस समय भारत की टेक्नोलॉजिकल उन्नति भी थी, ये सब सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पहले से कभी विश्व गुरु नहीं रहा है, पहले भी कई बार विश्व गुरु रहा है। बस दिक्कत ये है कि इस बार जो विश्व गुरु बनने के क्रम में उसने ऐसी हास्यास्पद हरकतें कर दी। अब क्या किया जाए, हो गया तो हो गया। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। हालाँकि इस समय जितनी बुरी तरीके से वो घिर गया है अपना हिंदुस्तान, उसके चलते लगता नहीं कि लंबे समय तक विश्व गुरु बना रहेगा। लंबे समय तक तो अब देखिए क्या होता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ, अतीत के पन्नों से निकाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।